संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने गठन के दशकों बाद ये महसूस किया कि विश्व के विभिन्न देशों में जनजातीय समाज अपनी उपेक्षा, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव, बेरोजगारी और बंधुआ मजदूरी जैसी समस्याओं से ग्रसित है। 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूल निवासी कल्याण के उद्देश्य से UNWGEP नामक विशेष कार्यदल का गठन किया, जिसकी पहली बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। वर्ष 1989 में ILO यानी विश्व मजदूर संगठन द्वारा राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल कन्वेंशन क्रमांक 169 घोषित किया गया, जिसे तब विश्व के 189 में से सिर्फ 22 देशों ने स्वीकार किया था, जिसका मुख्य कारण था इंडिजिनस पीपल शब्द की परिभाषा जो स्पष्ट नहीं थी। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले मुख्य देशों की तब भी औपनिवेशिक कॉलोनियां थीं, जहां बड़ी संख्या में मूल निवासी दूसरे दर्जे के नागरिक का जीवन व्यतीत कर रहे थे। भारत ने उस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। ILO ने मूल निवासियों के लिए जिन मूल अधिकारों की बात की थी, उससे कहीं अधिक अधिकार भारत का संविधान भारत में रहने वाले सभी लोगों को प्रदान करता है। विश्व मूल निवासी दिवस के जो घोषणा पत्र में जितने उपबंध हैं, उन सारे उपबंधों से कहीं अधिक शक्तियां भारत के संविधान ने भारत के जनजातीय समाजों को दी हैं। और मैं समझता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत के संविधान का अध्ययन करना चाहिए और इसमें जो पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से जो जनजातियों की सांस्कृतिक रीति रिवाज पर जो पद्धति है, उसके संरक्षण के लिए जिस तरह के उपबंध किए गए हैं, चाहे वो 5वीं अनुसूची हो, 6वीं अनुसूची हो, राजनीतिक और एक तरह से शैक्षणिक और जो समान नौकरियों के अवसरों के लिए जिस प्रकार के उपबंध किए गए हैं, मैं नहीं समझता कि विश्व में कहीं पर भी इतने सुंदर तरीके से जनजातीय समाज के अधिकारों को संरक्षित किया गया है। 3 जून 1992 को ब्राजील में आयोजित विश्व पृथ्वी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व के वनवासियों की स्थिति की समीक्षा चर्चा कर आदिवासी दिवस के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। 1993 में UNWGEP के 11वें अधिवेशन में प्रस्तुत आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र के प्रारूप को मान्यता मिलने पर 9 अगस्त 1994 को UNO की जिनेवा महासभा में सर्वसम्मति से इसे पूरी दुनिया के देशों में लागू करने का फैसला निर्देशित किया गया। इसके बाद से ही प्रत्येक 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल यानी विश्व मूल निवासी दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई। कुछ देशों में इसे अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 13 सितंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत सरकार के प्रतिनिधि गए थे। उन्होंने वहां पर स्पष्ट कहा था कि भारत में रहने वाले सभी यहाँ के मूल निवासी हैं, जो अभी तक बरकरार है। 9 अगस्त 1610 ईस्वी को अमेरिका में जनजातियों के साथ भयंकर नरसंहार हुआ था, जो यहाँ जनजातियों के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि हम रावण के वंशज हैं, महिषासुर के वंशज हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है, अनेक जनजातियों का अलग धर्म कोड मिलना चाहिए। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। भारत के वन क्षेत्र का 60% हिस्सा जनजातीय है। भारत के खनिज का लगभग 90% हिस्सा जनजातीय क्षेत्र में है। 1951 में हुई भारत की जनगणना के अनुसार वनवासियों की जनसंख्या 1,91,11,498 थी, जो प्रतिशत के हिसाब से कुल आबादी का 5.6% था। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी 8,43,26,240 थी, जो देश की कुल आबादी का 8.2% हिस्सा था। 2011 में अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी 10,42,81,034 थी, जो कुल आबादी का 8.6% हिस्सा बनता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक आदिवासी समुदाय के 9,38,19,162 लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जबकि 1,04,61,872 लोग शहरी इलाकों में। भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली आबादी का कुल 11.3% हिस्सा आदिवासियों का है, जबकि शहरी इलाकों में यह हिस्सा 2.8% है।
ये आज भी कोई नहीं कह सकता कि भारत के वनवासियों की स्थिति वैसी है जैसी होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी कोई गुरेज नहीं कि उनकी स्थिति सुधरी है। सवाल है कि भारत में रहने वाले जनजातीय समाज को क्या भारत के खिलाफ खड़ा करने का कोई वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है? 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस मनाने के पीछे वजह जो बताई जाती है वही है या फिर कारण कुछ और हैं? 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस को भारत के जनजाति समाज के साथ जोड़कर मनाना उचित नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ इस दिन को उन कम्युनिटीज़ के लिए मनाता है जिन्हें कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के बाद अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कई अफ्रीकी देशों में यूरोपीय समुदाय ने खदेड़कर, उनका नरसंहार कर उनके सारे अधिकार छीन लिए थे और वो आज भी अपने मूल अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 12 अक्टूबर 1992 को कोलंबस के अमेरिका आने के 500 वर्ष पूरे हुए। तब एक बड़ा जश्न मनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उन उत्सवों के विरोध में कोलंबस चले जाओ नाम से एक आंदोलन चलाया गया। इस अभियान को शांत करने के लिए अपराध बोध से उस दिन को अमेरिका का इंडिजिनस पीपल डे घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र को विश्व मूल निवासी दिवस भी 12 अक्टूबर को ही मनाना था, मगर अमेरिका में विरोध और ब्रिटेन की सत्ता वर्जीनिया प्रांत में स्थापित होने के कारण वहां धर्म प्रचार की शुरुआत करने का मौका प्राप्त हुआ। वो दिन भी 9 अगस्त था। इस दिन को यादगार बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने गुप्त षड्यंत्र के तहत 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया। ये है विश्व मूल निवासी दिवस का सही इतिहास। 9 अगस्त का इतिहास बताते समय हमें वर्किंग ग्रुप की 1982 की पहली बैठक का हवाला दिया जाता है, जो गलत है। अगर कोलंबस भारत की खोज में अमेरिका के तट पर नहीं पहुंचा होता और 9 अगस्त 1610 को वहां के मूल निवासी ब्रिटिश सेना से अपना पहला द्विपक्षीय युद्ध नहीं करते, तो अमेरिका के मूल निवासी आज भी एक सभ्यता की तरह जिंदा होते। उनके इतिहास की जड़ें हमारे समृद्ध इतिहास से भी कहीं जुड़ी हैं। ऐसे में क्या हमें अंग्रेजों द्वारा खत्म कर दिए गए मूल निवासी इतिहास से कुछ सीखने की जरूरत है? क्या मूल निवासियों के इतिहास को समाप्त करने के विदेशियों के षड्यंत्र से कुछ सबक लेने की जरूरत है? जिनका इतिहास दूसरे अत्याचारियों द्वारा लिखा जाए, वो अपना भविष्य कभी नहीं बनाते। 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस मनाना ठीक वैसा ही एक उदाहरण है। भारत के जो जनजातियों का एक मत है कि किसी विदेशी दिवस जिसका कि संदर्भ भारत से नहीं है, उसके बजाय भारत के ही जो जनजाति वीर या वीरांगना रहे हैं, उन्होंने जो औपनिवेशिक ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए जो संघर्ष किया है, उनके स्मृति के ही किसी दिवस पर हमें भारत के जनजातीय गौरव दिवस को मनाना चाहिए। ये ऐसा भारत के बहुतायत जनजातीय समुदायों का मत है। आज भारत के जनजातीय लोगों को एक भेड़ चाल का हिस्सा बनाया जा रहा है, जो 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस मनाते हैं, जबकि अमेरिका में रहने वाले मूल निवासी इस दिन को अमेरिकी नरसंहार का दिन मानते हैं। क्या हमें भी यूरोपियन औपनिवेशिक ताकतों द्वारा अपने जनजातीय समुदाय के ऊपर किए गए अत्याचारों को भूल जाना चाहिए? वनवासी योद्धा बाबा तिलका मांझी ने अंग्रेजों से कहा था कि जब जंगल और जमीन भगवान ने हमें वरदान में दिए हैं, तो हम सरकार को राजस्व क्यों दें? लेकिन अंग्रेज शासकों ने उनकी एक नहीं सुनी। इस कारण वनवासियों और अंग्रेज शासकों के बीच संघर्ष हुआ। 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्ट क्लीवलैंड की तीर मारकर हत्या कर दी। जवाब में अंग्रेज सैनिकों ने भी आदिवासियों की हत्या की। अंग्रेज सैनिकों ने तिलका मांझी को पकड़कर 4 घोड़ों के बीच बांध दिया और भागलपुर ले जाकर हजारों की तादाद में इकट्ठा हुई भीड़ के सामने आम जनता में भय पैदा करने के उद्देश्य से बरगद के पेड़ से फांसी पर लटका दिया।
लेकिन वनवासी जनता इससे डरी नहीं और लगातार संघर्ष चलता रहा, जिसमें संथाल, हुल, कोल, बिरसा मुंडा का उलगुलान जैसे विद्रोह प्रमुख हैं। नतीजतन अंग्रेज भी आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा नहीं कर सके और उन्हें आदिवासियों की जमीन, पारंपरिक शासन व्यवस्था एवं संस्कृति की रक्षा हेतु कानून बनाना पड़ा। जल, जंगल, जमीन जनजातियों की आत्मा है और उसी से उनकी जीविका चलती है। जब इस देश में अंग्रेज आए तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ का जंगल है, जमीन है, इसको अधिकार लेने का प्रयास किया। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, जतरा टाना भगत, ऐसे अनेकों जनजातीय महापुरुषों ने जगह जगह पर अपने जंगल, जमीन, अस्मिता के लिए संघर्ष किया, जिससे कारण वो यहाँ का जमीन पर अधिकार लेने में असफल रहा है, ऐसा इसको कह सकते हैं। अमेरिकी मूल निवासियों ने किसी और के द्वारा दिए गए दिन को अपने पूर्वजों के दिन के रूप में मनाने से इनकार कर दिया। इस समुदाय का निर्णय सीखने योग्य है। हर 9 अगस्त को कई हजार लोग संयुक्त राष्ट्र के बाहर इस दिन के विरोध में आंदोलन करते हैं। ऐसे में हम आखिर 9 अगस्त को उत्सव के तौर पर क्यों मनाते हैं? कुछ देश विरोधी ताकतें हमारे जनजाति समाज को भ्रमित करके और विश्व आदिवासी दिवस के नाम पर इसे मनाकर और देश तोड़ने की साजिश कर रही है। हमें इनके भ्रमजाल में नहीं फंसना है और अपने सही इतिहास को समझकर अपने गौरव दिन का निश्चित करके अपने देश और समाज की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। भारत की विरोधी ताकतें भारत की जनजातीय आबादी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हैं। उनका मकसद भारत की तरक्की को रोकना और भारत को क्षेत्रीय आधार पर फिर से तोड़ने का है। जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा के अभाव, भौगोलिक विषमता और संचार माध्यमों के अभाव के कारण जनजाति समाज को तोड़ने में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। हालांकि हाल के वर्षों में सूचना क्रांति और सोशल मीडिया ने इस भौगोलिक और भाषाई अवरोधों को लगभग हटा सा दिया है। फिर से विघटनकारी शक्तियां बलवती हो रही हैं, जिसके परिणाम भारत की अखंडता के लिए घातक हो सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से वनवासी भारत का विभाजन 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है: उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वनवासी समूहों में गुरंग, लिंबू, लेपचा, आका, डाफला, अबूर, मीरी, मिश्मी, सिंगपी, मिकिर, राम, कवारी, गारो, खासी, नागा, कुकी, लुशाई, चकमा आदि प्रमुख हैं। मध्य क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के दक्षिणी और राजमहल पर्वतमाला के पश्चिमी भाग से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक माना जाता है। इस क्षेत्र में संथाल, मुंडा, माहली, उरांव, हो, भूमिज, खड़िया, बिरहोर, जुआंग, खोंड, सवरा, गोंड, भील, बैगा, कोरकू आदि प्रमुख वनवासी हैं। पश्चिमी क्षेत्र में भील, मीणा, ठाकुर, कटकरी, टोकरे कोली, कोली महादेव, गोंड, कोलाम, हलबा, पावरा आदि प्रमुख आदिवासी जनजाति निवास करते हैं। मध्य पश्चिम राजस्थान से होकर दक्षिण में सह्याद्री तक का पश्चिमी प्रदेश इस क्षेत्र में आता है। गोदावरी के दक्षिण से कन्याकुमारी तक दक्षिणी क्षेत्र का विस्तार है। इस भाग में जो आदिवासी समूह रहते हैं उनमें चेंचू, कोंडा, रेड्डी, राजगोंड, कोया, कोलाम, कोटा, कुरुम्बा, बडागा, टोडा, काडर, मलायन, मुशुवन, उराली, कनिक्कर आदि उल्लेखनीय हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद जनजातीय क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक ओर भारत के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रही हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा पुष्पित पल्लवित एनजीओ संगठन उनके खिलाफ बनने वाले माहौल को राष्ट्र विरोधी दिशा देने का प्रयास करते रहे हैं।
इस आर्थिक शोषण का लाभ उठाकर वे राष्ट्र विरोधी आंदोलन में हमारे देश में रहने वाले वनवासियों को पहली पंक्ति में खड़ा करते हुए हमारी आर्थिक उन्नति में सेंध लगाना चाहते हैं। अलग देश की मांग का सबसे मजबूत आधार धार्मिक होता है और 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारत के 3 टुकड़े इसी धार्मिक आधार पर किए गए थे। क्या इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में भारत के 700 के करीब जनजाति समुदायों की हिंदू धर्म से अलग पहचान खड़ी की जा रही है? ब्रिटिश शासनकाल में जब भारत की जनजातियों को हिंदुओं से अलग करने का विचार किया तो उस समय के 2 अंग्रेज़ सेंसस कमिश्नरों ने इसमें कठिनाई बताई थी। उन्होंने कहा अगर हम यहाँ के ट्राइबल्स को एनिमिस्ट कहेंगे तो ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि पूजा पद्धतियाँ तो उनमें भी हैं, और अगर हम उनको प्रकृति पूजक कहेंगे तो अन्य हिंदू जातियों में भी प्रकृति की पूजा की परंपरा है, इसलिए वह हिंदू जातियों से अलग नहीं हो जाते। तो इसी प्रकार की कठिनाई के चलते अब देश में आज़ाद होने के बाद भी देश के विरोध करने वाले, देश को तोड़ने की इच्छा रखने वाले लोग इसी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा राज्यों में जनजातीय संख्या अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा बड़ी राजनीतिक इकाई है। क्या इसीलिए इन राज्यों में जनजातियों का धर्म परिवर्तन करके अहिंदुकरण का कार्य आगे के राजनीतिक संतुलन को बिगाड़ने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं? पूर्वोत्तर के राज्यों में जनजाति प्रतिशत अन्य समुदायों के मुकाबले अधिक है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में जनजाति समुदाय अधिकांश ईसाई हैं। इसके बावजूद यहाँ एक दूसरे के लिए स्वीकार्यता का अभाव है। अरुणाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में जनजाति ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं और उनके अपने ही जनजाति समुदाय से संघर्ष बढ़ रहे हैं। जनजाति समुदायों में धार्मिक अलगाव के साथ ही उन्हें एक अलग पहचान देने के बीज लगातार बोए जा रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर जनजाति राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय चर्च के द्वारा भयंकर धर्मांतरण किया गया, जिसके कारण उनकी पहचान समाप्त हो गई। एक धार्मिक अलगाववाद उत्पन्न हो गया। उस क्षेत्र के रहने वाले जनजातियों को आपस में ही लड़ा करके एक अशांति पैदा किया जा रहा है। ये जो चिकन नेक क्षेत्र है, वहां से पूर्वोत्तर भारत जो भी राज्य है उसको भारत से एक अलग करने का एक बहुत बड़ा हाथ है। चर्च के साथ साथ जिहादी लोग भी इस देश को तोड़ने के लिए लगा हुआ है पूर्वोत्तर को। वास्तव में आदिवासी क्षेत्र का शोषण आजादी के बाद शुरू हुआ। विकास के नाम पर सरकार ने एक पंचशील योजना बनाई जिसके 2 हिस्से थे। एक हिस्सा चीन केंद्रित था, दूसरा हिस्सा वनवासी केंद्रित। उस सिद्धांत के अनुसार वनवासी क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य हो वह वहां के समाज की अनुमति से होना चाहिए था। वनवासियों को पूछे बिना वहां की कोई भी जमीन नहीं ली जानी चाहिए थी। लेकिन वास्तविकता में यह सिद्धांत कागज पर ही रह गया। वनवासी समुदाय की कोई अनुमति नहीं ली गई और आजादी के बाद पहले 35-40 साल तक जनजातीय लोग हाशिए पर रहे। उनके जल, जंगल, जमीन का अंधाधुंध शोषण होता रहा। मोदी सरकार जब से आई है तब से उसने पूर्वोत्तर के विकास पर खास ध्यान दिया है। जिस क्षेत्र की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जनजातीय है, वहां अगर विकास हो रहा है तो उसका फायदा सीधे तौर पर जनजातीय लोगों तक पहुंच रहा है। जनजातीय मामलों से निपटने वाले मंत्रालय का बजट लगातार बढ़ाया गया है। मोदी सरकार की तमाम योजनाओं का प्रभाव जनजातीय उत्थान में परिलक्षित हुआ है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी में स्वतंत्रता के रूप में जो वास्तव में यहाँ के जनजाति हुए, बिरसा मुंडा जैसे लोग, ऐसे लोगों को पूरे देश में संग्रहालय बना जा रहा है, जिसके कारण हमारी स्वाभिमान, हमारी अस्मिता और स्वाभिमान के लिए एक अच्छा हो रहा है। दूसरा है कि जनजातियों के नवयुवकों के लिए कौशल विकास केंद्र का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है और भारत सरकार को जनजाति मंत्रालय है, उसमें भी बजट में वृद्धि की गई है। जनजाति छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में पहले मिलने में दिक्कत होती है, अब डायरेक्ट उनके खाते में आ रहा है
अनेकों जगह पर एकलव्य आवासीय विद्यालय खोला गया है, जिसके कारण यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समुदाय के आर्थिक विकास के लिए उन्हें कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ा गया। देश के तमाम राज्यों में रहने वाले करोड़ों आदिवासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और जल, जंगल, जमीन पर उनके हक को बरकरार रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जनजातीय समूहों को भरोसा दिलाया है कि उनके अधिकारों की पूरी रक्षा की जाएगी। भारत सरकार लगातार राज्यों के सहयोग से आदिवासियों को जमीन के पट्टे देने का बड़ा अभियान चला रही है और आदिवासियों को उनका हक मिलना चाहिए, यह हमारी प्राथमिकता है। आदिवासियों की जमीन छीनने का इस देश में किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी को अवसर नहीं होना चाहिए, यह हमारी प्रतिबद्धता है। और उस दिशा में सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने के पक्ष में है। प्रधानमंत्री ने कई बार जोर देकर कहा है कि विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आदिवासियों की कीमत पर नहीं होगा। चाहे वो जनजातीय छात्र छात्राओं के लिए आश्रम स्कूल और 72 नए एकलव्य मॉडल स्कूलों को मंजूरी देने की बात हो या फिर जनजातीय छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि। मोदी सरकार की सोच साफ है कि बिना अपने सबसे पिछड़े लोगों को साथ लिए भारत का विकास नहीं हो सकता। तभी तो गरीबों को मिल रहे मुफ्त एलपीजी कनेक्शन का फायदा आदिवासियों तक पहुंच रहा है। अगर गरीबों के लिए पक्के मकान बने हैं तो उसका फायदा जनजातीय लोगों को भी हुआ है। बैंकों तक अब उनकी पहुंच बनी है, उनके घरों से अंधेरा अब दूर हुआ है। देश के सबसे ज्यादा पिछड़े जिलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार देश के सबसे पिछड़े समाज का भी उत्थान कर रही है और आगे चलकर जनजातीय लोगों को मुख्य धारा में भी लाने में सफल रहेगी, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए।